गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विकास शिक्षा औषध तथा इंडियन ज्योग्राफी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, इंडियन ज्योग्राफी की मेगा सीरीज़ के तहत 3 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं और आज की जो क्लास है यह चौथे नंबर की क्लास है और इस क्लास में हम 20 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे और इस पूरी मेगा सीरीज़ में आपके प्रश्नों की संख्या है 200। तो साथियों, आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो मेरे नए साथी हैं जिन्होंने शिक्षा ओशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सभी शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं उन नए साथियों से कहना चाहता हूं कि शिक्षा ओशन बहुत जल्द इंडियन इकोनॉमी की भी शुरुआत करने वाला है। इंडियन इकोनॉमी की मेगा सीरीज़ को हम लॉन्च करने वाले हैं, जो कि हमारे स्टूडेंट की डिमांड्स पर आई थी, तो हम उसकी शुरुआत बहुत जल्द करेंगे। अब आप सभी लोग वोटिंग के माध्यम से बताइएगा कि आपको इंडियन इकोनॉमी की क्लास कितने बजे से चाहिए। आप सभी के शिक्षा ओशन के पोस्ट हमने बनाई हैं, उस पोस्ट पर आप ज़रूर वोट कीजिएगा और उस वोटिंग के प्रतिशत के माध्यम से हम निर्धारित करेंगे कि आपकी क्लास कितने बजे से रहेगी। तो साथियों, आप हमारे शिक्षा ओशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपको ये ज्ञात होगा कि वीडियो अपलोड किया जा चुका है, यानी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, वरना आपको ज्ञात ही नहीं होगा कि कब क्लास शुरू हो चुकी है। इसलिए आप सभी को बेल आइकन को प्रेस करना बहुत जरूरी है। मेरे साथियों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे फेसबुक पेज की लिंक प्राप्त हो जाएगी। उस लिंक पर जाकर आप सभी शिक्षा ओशन के फेसबुक पेज को लाइक जरूर कीजिएगा। साथियों, इसी वीडियो के लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल की भी लिंक प्राप्त हो जाएगी। उस इंस्टाग्राम चैनल पर जाकर आप उस लिंक पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। मेरे साथियों, टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको इस वीडियो से प्राप्त हो जाएगी। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्राप्त होगा। मेरे साथियों, हमारे शिक्षा ओशन का ब्लॉग है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त हो जाएगी। उस लिंक पर विजिट करिएगा, क्योंकि इस ब्लॉग पर आप लोगों को हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं एज ए पीडीएफ के रूप में, जिसमें भारतीय संविधान की मेगा सीरीज के सारे पीडीएफ अवेलेबल करवाए गए हैं। उसी प्रकार से हम इंडियन ज्योग्राफी की जो भी मेगा सीरीज चल रही है, इस मेगा सीरीज के अंत में आपको पूरा पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे। इसलिए आप ज़रूर इस लिंक का विजिट कीजिएगा। तो साथियों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास को आप सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट को लेके आइए। हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लॉन्च करेंगे तथा हम आपके लिए बहुत सारी तैयारी करके बैठे हैं। बस आप लोगों का सहयोग हमें चाहिए, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को यहाँ पर लेके आइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन रहेंगे तो पढ़ने में मज़ा आएगा। तो चलिए साथियों, अब चलते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन साथियों आपके सबके सामने प्रश्न है, मंगल शब्द किस प्रकार की वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी एक शब्द है मंगल शब्द, ठीक है, तो किस वनस्पति को कहा जाता है, यानी एक वनस्पति है जिसको हम मंगल वनस्पति के नाम से भी जानते हैं। अब हमारे सामने जो ऑप्शन है वह ऑप्शन है जलीय पौधे, अल्गस ब्लूम्स, मैंग्रोव या भूमध्य सागरीय वन। अब ये जो चारों जो वनस्पतियां हैं, इन चारों वनस्पतियों में से वह कौन सी वनस्पति हैं जिसे हम मंगल वनस्पति के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जरा हम एक एक जो वनस्पति हैं उसको जान लेते हैं कि वह वनस्पति होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर बात करें जलीय पौधे, नाम से पता चल रहा है जलीय पौधे ऐसे पौधे जो जल में उत्पन्न होते हैं, जिनका संबंध जल से होता है, ऐसे जो पौधे होते हैं उन्हें जलीय पौधे कहते हैं। ठीक साथियों, दूसरा अल्गस ब्लूम्स। ठीक है, शायद आप लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, तो सुनिएगा ध्यानपूर्वक। अल्गस ब्लूम्स एक प्रकार के शैवाल हैं, ठीक है, जो आपके मीठे पानी और खारे पानी में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अल्गस ब्लूम्स एक प्रकार के शैवाल वनस्पति हैं, ठीक है, जो आपके खारे और मीठे पानी में उत्पन्न होते हैं। इसके पश्चात आता है मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वनस्पति। मैंग्रोव वनस्पति सामान्यतः ठंडे मीठे और खारे पानी के संगम पर नॉर्मली पाए जाते हैं। ये जो आपके मैंग्रोव वन होते हैं, ये दलदली क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली वनस्पति होती हैं और मैंग्रोव वन जो होते हैं झाड़ीनुमा होते हैं। यह सामान्यतः स्थल और सागर के मुहाने पर होते हैं और जहाँ पर नदी अपना जल गिराती है, सागर में जहाँ पर मिलती हैं, वहाँ पर अधिकांश रूप में यह मैंग्रोव वंश पाए जाते हैं। उदाहरण के तहत विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा,
वह सुंदरवन का डेल्टा में आपके अधिक मात्रा में मैंग्रोव वंश हैं। ठीक है, तो ये जो दलदली क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति जिसे अपन कहते हैं मैंग्रोव वन। ठीक साथियों, इसके पश्चात होते हैं भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य सागरीय वन का मतलब होता है कि जो 0 डिग्री है अपने पृथ्वी के मध्य में, जो 0 डिग्री है जिसे अपन विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, इस भूमध्य रेखा पर पाए जाने वाले जो वन होते हैं उनको कहते हैं भूमध्य सागरीय वन। यहाँ पर अधिकांश मात्रा में वर्षा होती है, इसलिए इन्हें सदाबहार वन के नाम से भी जाना जाता है। चले, ये तो बात हो गई आपके इन चारों वनस्पतियों के बारे में कि ये वनस्पति होती क्या है, और इस प्रकार से आप सभी लोगों ने इन चारों वनस्पतियों के प्रकार और इन वनस्पतियों की परिभाषा अच्छे से समझ ली है। अब हमारे जो प्रश्न है, अब उस प्रश्न का उत्तर हम ढूंढते हैं। प्रश्न है कि मंगल शब्द किस वनस्पति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब आप मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। साथियों, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, आंसर देना है, प्रयास करना है। सभी लोग जितने भी ऑनलाइन हैं वे सभी लोग प्रयास करेंगे, चाहे गलत हो चाहे वो सही हो, आप जरूर कमेंट्स करेंगे। जितने भी ऑनलाइन बैठे हैं वे सभी लोग कमेंट करके मुझे बताओ कि 61 का राइट आंसर क्या होगा। क्या मंगल शब्द जली पौधे के लिए उपयोग में लाया जाता है, या अल्गस ब्लूम्स के लिए, या मैंग्रोव्स के लिए, या भूमध्य सागरीय वन के लिए? तो मेरे साथियों, इसका राइट आंसर जो है वो राइट आंसर है आपका मैंग्रोव वन। ठीक है, आपका जो मंगल शब्द है यह मंगल शब्द प्रयोग में लाया जाता है किसके लिए? मैंग्रोव वन के लिए। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 61 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है साथियों, चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 62 पर। प्रश्न क्रमांक 62 देखिएगा, लोह तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ है, यानी किस लोहे में सबसे ज्यादा लोह तत्व की मात्रा पाई जाती है। ये जो आपको चारों दिख रहे हैं ना, ये चारों आपके लोहे के प्रकार होते हैं। ठीक है, अब हमसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि किस लोहे में लोह तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये प्रश्न आपके परीक्षा के लेवल का है। चाहे आप यूपीएससी ले लो, एमपीपीएससी ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, हर परीक्षा में ये प्रश्न बन सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा सामान्यतः देखा गया है कि टू द पॉइंट प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसकी वजह से अधिकांश बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्योंकि बच्चे कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस को तो पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, किंतु वो टू द पॉइंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको वो सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आप ऐसे प्रश्नों पर ज्यादा फोकस रहिएगा। तो हमसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि भैया 4 प्रकार के लोहा हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें से एक का नाम है मैग्नेटाइट, दूसरे का नाम है हेमेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट और चौथा है सिडराइट। अब इन चारों में से वह कौन सा लोहा है जिसमें सबसे ज्यादा लोह तत्व की मात्रा है? तो मेरे मित्रों, प्रश्न क्रमांक अगर 62 का हम उत्तर ढूंढे तो वह जो आपका लोहा है वह है मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट एक ऐसा लोहा है दोस्तों जिसमें सबसे अधिक लोह तत्व की मात्रा पाई जाती है, यानी इसमें अशुद्धि कम होती है, बड़ी मात्रा में आपके लोह तत्व पाया जाता है। ठीक है, तो अगर परीक्षा में आपसे ये प्रश्न आए तो याद रखिएगा सबसे अधिक लोह तत्व मैग्नेटाइट में होता है। ठीक है मेरे साथियों, अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 63 बहुत अच्छा प्रश्न है। सुंडा ट्रेंच किस सागर या महासागर में स्थित है? सुंडा ट्रेंच यानी सुंडा गर्त। अब ये ट्रेंच होता क्या है तो उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जिस प्रकार से स्थल पर बड़ी मात्रा में जिस प्रकार से स्थल पर आपके खाइयां पाई जाती, खाई, ठीक है, जो गहरी खाई होती है ना वो पाई जाती है, उसी प्रकार से आपके अगर ऐसी खाई सागर या महासागर में पाई जाए तो उसे कहा जाता है गर्त। क्या कहा जाता है? गर्त यानी ट्रेंच। ठीक है, तो प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि सुंडा ट्रेंच किस सागर या महासागर में स्थित है, उसकी लोकेशन हमसे पूछी जा रही है। ऑप्शन है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या अरब सागर। अब इसमें से सही उत्तर क्या होगा? किस महासागर में सुंडा ट्रेंच स्थित है? अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात है तो आप निसंदेह आप इस कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे सकते हैं और कोशिश करिएगा कि सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करें। ठीक है,
अब सुंडा ट्रेंच की अगर लोकेशन हम देखी जाए तो मेरे साथियों सुंडा ट्रेंच जो है यह इंडोनेशिया के सुमात्रा जो द्वीप है उस सुमात्रा द्वीप के बगल में स्थित है। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बगल में स्थित है और सुमात्रा द्वीप स्थित है आपका हिंद महासागर में। कहां पर है? इंडियन ओशन में है, हिंद महासागर में है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 63 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी हिंद महासागर। हिंद महासागर में आपका सुंडा ट्रेंच स्थित है। क्लियर? अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि ये जो सुंडा ट्रेंच है, इस सुंडा ट्रेंच को आपके जावा ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? जावा ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता था। अगर इस हम सुंडा गर्त या आपका जो जावा ट्रेंच है उसके बारे में अगर थोड़ी सी चर्चा करें तो मेरे साथियों इसकी चौड़ाई समुद्र में 3200 किलोमीटर है। ठीक है। दूसरी बात, अगर इसकी गहराई का हम अगर अंदाज़ा लगाएं तो साथियों इसकी गहराई है 7450 मीटर। कितनी है? 7450 मीटर इसकी गहराई है। किसकी साथियों? सुंडा ट्रेंच की। और सुंडा ट्रेंच स्थित है हिंद महासागर में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 64। प्रश्न क्रमांक 64 नदियों के बारे में पूछा गया है। अमरावती, अक्रावती, भवानी, चिन्नर, हेमावती, होनुलोल और काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं? यानी आपके यह सहायक नदियां हैं। ठीक है। अब यह किसकी सहायक नदियां? आपको सहायक नदियां क्या होती हैं जरा मैं आप लोगों को बताता हूं। साथियों, सहायक नदी को जानने से पहले हमें मुख्य नदी को जानना आवश्यक है कि मुख्य नदी यानी मेन रिवर किसे कहते हैं। साथियों, जो नदी आपके उद्गम स्थल, यानी ये भाग हो गया आपका उद्गम स्थल। ठीक है, उद्गम स्थल। तो उद्गम स्थल से निकलकर अपना पानी सागर में गिराए, उद्गम स्थल से निकलकर अपना पानी सागर में गिराए। ठीक है, यानी वह नदी किसी दूसरी नदी में नहीं मिल रही है तो उसे कहते हैं मुख्य नदी। आई बात समझ में? अब देखिएगा, कोई नदी है, ठीक है, जो उद्गम स्थल से निकलकर अपना जल किसी नदी में गिराती है। ठीक है, उद्गम स्थल से निकलकर अपना जल किसी नदी में गिराती हैं तो उसे कहते हैं सहायक नदी। ठीक है, मदद करने वाली नदी, सहायक नदी। किसकी नदी? मुख्य नदी की सहायक नदी। उदाहरण के तहत जैसे कि गंगा नदी मुख्य नदी हो गई और उसकी सहायक नदी हो गई यमुना नदी। ठीक है, तो अब हमसे प्रश्न क्या पूछा गया? हमसे प्रश्न पूछा गया कि अमरावती, अक्रावती, भवानी, चिन्नर, हेमावती, होनलोल और काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं? यानी यह सहायक नदियां हैं जिसका पानी मुख्य नदी में गिराई जा रहा है। तो अब हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मुख्य नदी कौन सी है। ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या नर्मदा। ठीक है, तो अब इसका उत्तर अगर हम देखें तो इसका उत्तर है साथियों कावेरी। कौन सा? कावेरी। कावेरी नदी की सहायक नदियां आपकी यह हैं। ठीक है, और कावेरी नदी की अगर हम बात करें तो कावेरी नदी को लेकर आपके जल के बंटवारे में विवाद है और इसी विवाद के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपके एक कावेरी जल प्राधिकरण का गठन किया गया है। और आप लोगों ने इस विवाद का बारे में सुना भी होगा। तो आप मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कावेरी जल को लेकर किन किन राज्यों के मध्य विवाद है। उन राज्यों के नाम मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप तुरंत बताइए कि वह कौन कौन से राज्य हैं जिन राज्यों के मध्य में इस कावेरी नदी को लेकर विवाद है। ठीक है साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 64 का सही उत्तर हो जाएगा ए वाला, यानी कावेरी नदी। अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 65 पर। प्रश्न क्रमांक 65, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या की दर नकारात्मक थी? आपको मैं बता दूं साथियों कि एक दशक यानी हर 10 वर्ष में आपकी जनसंख्या का आकलन किया जाता है। ठीक है, और जनसंख्या कितनी है भारत में उसकी गणना होती है और उसी गणना के आधार पर हम ये बताते हैं कि
जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है, यानी कितनी दर से पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, उसके बारे में बताया जाता है। जन्म दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, ये सारे आंकड़े आपके शो किए जाते हैं जनगणना के दौरान। अब हमसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सा दशक यानी वो कौन से 10 साल है जिसमें जनसंख्या की जो दर है यानी ग्रोथ रेट है वह नकारात्मक थी, मतलब कि सकारात्मक न होकर, मतलब कि ज़्यादा नहीं बढ़े और कम बढ़े, जनसंख्या पॉपुलेशन यानी ज़्यादा न होकर कम हो गई। तो वह आपके दशक कौन सा है? ऑप्शन है 1901 से 1911 का, 1911 से 1921 का, 1921 से 1931 का, या 1931 से 1941 का। ठीक है, अब आपके अनुसार मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। वह कौन सा दशक है जिसमें आपकी जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वह आपके नकारात्मक हो गई थी, यानी आपकी जनसंख्या कम हो गई थी। तो अगर इस प्रश्न का उत्तर हम ढूंढने जाएं और वह दशक अगर हम ढूंढे तो वह है 1911 से 1921 का, यानी प्रश्न क्रमांक 63 का राइट आंसर यानी 65 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है साथियों, अब चलेंगे हम अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 66, प्रश्न क्रमांक 66। 1 घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता पड़ती है? ठीक है, यानी 1 घंटे का जो अंतर होता है उस अंतर को निकालने के लिए हमें कितने घंटे की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, मतलब कितने देशांतरों की आवश्यकता हमें महसूस होगी, क्योंकि देशांतर से समय निकाला जाता है और जो समय आप लोगों को दिखता है कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, ये सभी आपके देशांतरों के माध्यम से ही निकाला जाता है। तो 1 घंटे के लिए हमें कितने देशांतरों की आवश्यकता पड़ती है, तो हम वो देखते हैं 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री या 25 डिग्री। तो मेरे साथियों इसका राइट आंसर होगा बी वाला आपका 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री इसका सही उत्तर है, मतलब कि 15 आपके देशांतरों की आवश्यकता पड़ती है 1 घंटे को निकालने के लिए। ठीक, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 67। प्रश्न क्रमांक 67, पश्चिम बंगाल में स्थित कुछ बिहार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं? तो कुछ बिहार एक जिला है जो कि पश्चिम बंगाल का जिला है साथियों। तो अब ये कुछ बिहार एक उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं और हमसे यही पूछा जा रहा है कि वह उद्योग कौन सा है। क्या वह उद्योग कपास कपड़ा उद्योग है, या वह उद्योग रेशम उद्योग है, या पेट्रोलियम उद्योग, या शीशा उद्योग? इसमें से वह कौन सा उद्योग है जो आपके पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में संचालित किया जाता है, जिसे हब माना जाता है उस उद्योग का? और ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आते ही हैं। तो साथियों ध्यानपूर्वक देखिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कुछ बिहार की हम बात कर रहे हैं, तो कुछ बिहार का उद्योगों से संबंध, और वह उद्योग जो है वह है रेशम उद्योग, यानी कुछ बिहार का संबंध रेशम उद्योग से है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 67 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। तो साथियों अगर आपने अभी तक भी शिक्षा ओशन की इस वीडियो को, इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक कर लो और इस वीडियो को शेयर कीजिए। ज़्यादा अगर लोग ऑनलाइन होंगे तो पढ़ने में और पढ़ाने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अधिकांश मात्रा में स्टूडेंट ऑनलाइन होंगे तो आपको भी पढ़ने में अच्छा लगेगा और मुझे भी पढ़ाने में बहुत अच्छा लगेगा। अब चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 68 पर। प्रश्न क्रमांक 68 की अगर अपन बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का बांध विवाद किस नदी के जल बंटवारे को लेकर है? साथियों एक नदी है, उस नदी पर स्थित एक फरक्का बांध, और इस फरक्का बांध के जल को लेकर या बांध को लेकर 2 देशों के मध्य विवाद है। एक देश है भारत और दूसरा देश है बांग्लादेश। ठीक है, तो अब वह नदी कौन सी है? तो हम एक डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं। साथियों नदी है गंगा नदी। ठीक है, उद्गम स्थल उसका गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, बहते हुए यह भारत में बहते हुए आपके चली जाती हैं बांग्लादेश और अपना पानी गिराती हैं बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो अब यह नदी गंगा नदी, इधर है भारत और इधर है आपका बांग्लादेश। ठीक है, क्या है आपका दोस्तों? बांग्लादेश। तो अब होता यह है साथियों कि भारत और बांग्लादेश के मध्य इस नदी पर एक बांध बना हुआ है और बांध है
फरक्का बांध। ठीक है, कौन सा बांध है? फरक्का बांध। ठीक, इस फरक्का बांध को लेकर भारत तथा बांग्लादेश में बहुत सी बार विवाद को देखा गया है। ठीक है, इसके जल को लेकर विवाद को देखा गया है। अब यहाँ से हमें इस डायग्राम से बहुत सारे चीज़ों का ज्ञान, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलने वाला है। देखो, पहली चीज़ कि गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तब इसका नाम, मतलब भारत में इसका नाम गंगा नदी होता है। किंतु जैसे ही गंगा नदी बांग्लादेश में चली जाती है तब इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा नदी। क्या हो गया? पद्मा नदी। ठीक है, यानी गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, और पद्मा और जमुना जब दोनों मिल जाती हैं तो नदी हो जाती है मेघना नदी, और मेघना नदी अपना जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में एक डेल्टा बनाते हुए, और उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, तो अब हमसे प्रश्न जो पूछा जा रहा था कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो फरक्का बांध है, ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित, याद रखिएगा फरक्का बांध कहां स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है, फरक्का नामक स्थान पर स्थित है, जिसका नाम है फरक्का बांध। तो अब फरक्का बांध को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है, और यह नदी कौन सी है जिस नदी पर यह स्थित है? तो नदी है गंगा नदी। ठीक साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 68 का सही उत्तर हो जाएगा आपका गंगा नदी। ठीक साथियों, चले अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 69। प्रश्न क्रमांक 69 हमसे ये कह रहा है कि भारत में नूनमती नामक स्थान, भारत में नूनमती नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? स्थान का नाम क्या है? नूनमती। अब ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उदाहरण नमक, ऑप्शन नमक, पेट्रोलियम, कागज या कपड़ा। अब इन चारों में से वह कौन सा उद्योग है जो आपके नूनमती नामक स्थान पर स्थित है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये नूनमती एक्चुअली है कहाँ। तो साथियों, नूनमती आपका स्थित है असम के गुवाहाटी में। कहाँ स्थित है? असम के गुवाहाटी। अब जैसे मैंने असम के गुवाहाटी का नाम ले लिया है, तो अब आप मुझे बताइएगा कि यह जो क्षेत्र है ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध हो सकता है। यानी आप लोकेशन के साथ लिंक करके सोचिए कि यह किस उद्योग के साथ उद्योग यहाँ पर स्थापित हो सकता है। क्या नमक उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, कागज उद्योग या आपका कपड़ा उद्योग? तो साथियों, अगर हम इसके उद्योग की बात करें तो उद्योग होगा पेट्रोलियम उद्योग। ठीक है, भारत की एक कंपनी है इंडियन ऑयल कंपनी। ठीक है, इंडियन ऑयल कंपनी ने नूनमती नामक स्थान पर आपके एक रिफाइनरी, तेल शोधन कारखाने की स्थापना की है। तो याद रखिएगा, असम के नूनमती नामक स्थान पर आपके इंडियन ऑयल का एक रिफाइनरी स्थित है, तेल शोधन कारखाना स्थित है। ठीक, तो प्रश्न क्रमांक 69 का सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर साथियों। प्रश्न क्रमांक 70। अब प्रश्न क्रमांक 70 की अगर अपन बात करें तो प्रश्न क्रमांक 70 हमसे ये कह रहा है कि राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट, ठीक है, ये प्लांट है साथियों, प्लांट की संकल्पना किस पंचवर्षीय में की गई थी? यानी ये दो राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट है, इन दोनों की जो कल्पना है यानी योजना है, यह किस पंचवर्षीय योजना के तहत बनाई गई थी? तो पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? आप मुझे बताइएगा कि वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है, वो पंचवर्षीय योजना की संख्या क्या है जिसके तहत आपके राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की शुरुआत या योजना बनाई गई थी। तो अगर हम इसकी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पंचवर्षीय योजना है दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब दूसरी पंचवर्षीय योजना का ईयर हम देखें तो 1956 से 1961 तक आपकी यह पंचवर्षीय योजना का ईयर था, और इसी पंचवर्षीय योजना में आपके 1956 में दुर्गापुर, ठीक है, 1956 में दुर्गापुर स्टील प्लांट की शुरुआत हुई थी, और दुर्गापुर स्टील प्लांट आपका स्थित है पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा, आपकी बहुत सी बार परीक्षा में पूछा जाता है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में। 1956 किस देश की सहायता से स्थापित किया गया?
तो ब्रिटेन की सहायता से इससे स्थापित किया गया था। फिर 1961 में आपके राउरकेला में एक स्टील प्लांट की शुरुआत की गई थी। राउरकेला स्टील प्लांट जो आपके स्थित है उड़ीसा में, और यह जर्मनी की मदद से स्थापित किया गया था। तो दुर्गापुर ब्रिटिश की मदद से, ब्रिटेन की मदद से, और राउरकेला आपके जर्मनी की मदद से स्थापित किए गए थे। दुर्गापुर की लोकेशन आपके पश्चिम बंगाल में मिलती है, जबकि आपके राउरकेला की लोकेशन हमें उड़ीसा में मिलती है। और यह दोनों जो स्टील प्लांट है, यह स्टील प्लांट आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किए गए थे, जिसका ईयर 1956 से 1961 है। ठीक है साथियों, अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 71। अब प्रश्न क्रमांक 71 की चर्चा करें उससे पहले आप सभी लोग क्लास को लाइक और क्लास को शेयर कर दीजिए। अधिकांश बच्चे बड़े लेट क्लास में आते हैं, ऑनलाइन बड़े लेट आते हैं, तो ऑनलाइन लेट मत आया करो, समय पर आया करो, वरना कुछ क्वेश्चन आप लोगों के छूट जाएंगे। ठीक है, और कुछ बच्चे आते हैं और फिर चले जाते हैं। ठीक है, आके जाना नहीं है, पूरी क्लास लेना है और क्लास लेने के बाद जाना है। समय निकालो अपनी पढ़ाई का। मैं जानता हूँ लॉकडाउन में आप घर पे हो, लेकिन थोड़ा तो समय निकालो अपनी पढ़ाई के लिए, तो ऑनलाइन आके पढ़ लिया करो। ठीक है, और अपना टाइम फिक्स है कि 11 बजे हम भारत के भूगोल की मेगा सीरीज को पढ़ रहे हैं और शाम को 6 बजे हम भारतीय संविधान की मेगा सीरीज को पढ़ रहे हैं। और आगे जो इंडियन इकोनॉमी की जो क्लास शुरू होगी वह भी हम आपसे समय डिस्कस करके ही शुरू करेंगे। और दूसरी बात, आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास भी हम आपसे डिस्कस करके ही शुरू करेंगे। इसलिए आप सभी लोग क्लास में समय से आया कीजिए, लेट मत आया करो। ठीक है, और क्लास में आकर बैठे मत रहा करो आप, यानी कमेंट्स में उत्तर देने की कोशिश भी किया करो, अपने एक्टिविटी को मुझे बताया करो। ठीक साथियों, अब चल रहे हैं हम प्रश्न क्रमांक 71। बहुत अच्छा प्रश्न है। इंडोनेशिया की लंदाग कृषि प्रणाली किस प्रकार की है? ठीक है, इंडोनेशिया में एक कृषि है, उस कृषि का नाम है लंदाग कृषि। ठीक है, तो आपसे परीक्षा में अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि लंदाग कृषि प्रणाली किस देश की कृषि प्रणाली है, तो इंडोनेशिया। ऑप्शन देखे तो रोपाई, फिर स्थानांतरण कृषि, मिश्रित खेती या बागवानी। अब इन चारों कृषियों के बारे में मैं पहले आप लोगों को बता देता हूं। पहली है रोपाई। रोपाई कृषि का मतलब होता है कि जिस फसल को रोपा जाता है, जिस फसल को क्या किया जाता है, पौधे को रोपा जाता है, उसे कहते हैं रोपाई। स्थानांतरण कृषि का मतलब होता है कि एक जगह खेती करने के बाद जब वह भूमि आपके उपजाऊ नहीं रहती है, उपजाऊ की क्षमता उसके अंदर समाप्त हो जाती है, तत्पश्चात हम दूसरे स्थान की खोज में चल पड़ते हैं, उसे कहते हैं स्थानांतरण कृषि, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि को लेके जाना। मिश्रित खेती, यानी एक खेती के साथ दूसरी खेती को करना, यानी एक फसल के साथ दूसरी फसल का भी उत्पादन करना, उसे कहते हैं मिश्रित खेती। बागवानी का मतलब होता है कि बाग, यानी आपके जितने भी बाग हैं उन बागों के माध्यम से कृषि को करना, तो ये होती है आपकी बागवानी। तो ये चारों प्रकार की कृषियों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। तो अब आप मुझे बताइएगा कि लंदाग कृषि प्रणाली किस प्रकार की कृषि प्रणाली हो सकती है। ठीक है, तो साथियों इसका सही उत्तर होगा स्थानांतरण कृषि। कौन सी कृषि? स्थानांतरण कृषि इसका सही उत्तर है। स्थानांतरण कृषि को इंडोनेशिया में लंदाग कहते हैं। अब आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा, मैं कुछ और फैक्ट भी बता रहा हूं और हो सके तो उनको लिख लेना, ये परीक्षा में आपके प्रश्न बन सकते हैं। अब इसी स्थानांतरण कृषि को मैक्सिको में कहा जाता है मिल्पा। ध्यान पूर्वक आप देखो, मिल्पा। ठीक है, ये आधा ल है साथियों, मिल्पा। ठीक, आपके मैक्सिको में इसे कहा जाता है मिल्पा, किसको? स्थानांतरण कृषि को। इसके पश्चात अगर हम देखें वेनेजुएला, वेनेजुएला की अगर हम बात करें तो वेनेजुएला में इस कृषि को कहा जाता है कोनूको। क्या कहा जाता है? कोनूको। कहां कहा जाता है? वेनेजुएला में। मैक्सिको में कहा गया है मिल्पा,
वेनेजुएला में, मेक्सिको में मिल्पा, तो वेनेजुएला में कहा जाता है कोनुको। ठीक है, इसके पश्चात आपके ब्राजील जो है, ब्राजील में इसे कहा जाता है रोका। क्या कहा गया? रोका। ब्राजील में रोका। इसके पश्चात मध्य अफ्रीका में अगर हम चलेंगे तो मध्य अफ्रीका में इसे कहते हैं मसोले। मसोले। ठीक है, ये म है, मसोले। कहां कहा जा रहा है? मध्य अफ्रीका में। वियतनाम में जाएंगे तो वियतनाम में बोलेंगे रे। क्या कहेंगे? रे। ठीक है, तो स्थानांतरण कृषि के भी अलग अलग नाम होते हैं। स्थानांतरण कृषि का मतलब क्या होता है कि एक स्थान पर कृषि की जाती है, कुछ समय के पश्चात जब उस जमीन में आपके उपजाऊ की क्षमता समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है, तब हम दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और पहले स्थान पर आपके वापस से वहां पर झाड़ झाड़ियां या फिर वन उग जाते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं स्थानांतरण कृषि। अब इस स्थानांतरण कृषि को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो इंडोनेशिया में कहा जाता है लंदाक, उसके पश्चात साथियों मेक्सिको में कहा जाता है मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले और वियतनाम में रे कहा जाता है। ठीक, अब देखिए स्थानांतरण कृषि को हम जब पढ़ रहे हैं तो इसके साथ हम एक कृषि को और पढ़ लेते हैं, झूम कृषि। आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा झूम कृषि का, झूम कृषि। ठीक है, झूम कृषि और स्थानांतरण कृषि में क्या अंतर होता है? देखिए साथियों, झूम कृषि एक परंपरागत कृषि है, एक आदिम कृषि है। आदिम कृषि का मतलब होता है कि आदि काल से चली आ रही, आदि मानव से के समय से चली आ रही कृषि को हम आदि काल कृषि कहते हैं, आदिम कृषि कहा जाता है। ठीक है, इसके तहत होता है कि जंगल में निवास करने वाली जो जनजातियां होती हैं वह पेड़ों को काट देते हैं, झाड़ियों को जला देते हैं, यानी पेड़ों को काट कर झाड़ियों को जलाकर एक समतल भूमि बना देते हैं और फिर परंपरागत जो औजार होते हैं उन औजारों के माध्यम से उस समतल भूमि को बना दिया जाता है कृषि, मतलब खेती बना दिया जाता है, खेत बना दिया जाता है और उस खेत पर की जाती है कृषि। ठीक है, अब उसके पश्चात क्या होता है, जब वहां पर उस क्षेत्र में या उस खेत में उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाती है तो वे जनजाति दूसरे स्थान पर जाते हैं, फिर वहां पर जंगल को काटते हैं, झाड़ियों में आग लगाते हैं, जमीन को समतल करते हैं, परंपरागत औजार से फिर उस क्षेत्र को खेत में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके पश्चात कृषि को अंजाम देते हैं। अब ये जो झूम कृषि है ये स्थानांतरण कृषि से मिलती जुलती कृषि है, किंतु झूम जो कृषि होती है साथियों यह आपके नुकसानदेह कृषि होती है। नुकसानदेह इसलिए होती है कि पहली चीज तो ये है कि अब जब जो आपके जनजाति है वह जब जनजाति जंगल में आग लगाती है और समतल भूमि करने की कोशिश करती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े पैमाने में जंगल में आग फैल जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जंगलों में आग लगने के किस्से सुनाई देते हैं, आप लोगों को पढ़ने को मिलता है, देखने को भी मिलता है। तो ये जो जो जंगलों में जो आग लगती है, वन में जो दानावल होता है, ये आपका कहीं ना कहीं झूम कृषि की वजह से भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसी वजह से होता है, किंतु मैं ये कह रहा हूं कि इसकी वजह से भी होता है। तो ये होती है झूम कृषि और स्थानांतरण कृषि। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न पर। तो पहले प्रश्न क्रमांक 71 का उत्तर तो आपका हो गया स्थानांतरण कृषि यानी बी वाला। ठीक, अभी तो और क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आपके सामने आने वाले हैं। ठीक है, जिस क्वेश्चन में आपके बहुत ज्यादा आपके फैक्ट होते हैं मैं उन सारी चीजों को बताने की कोशिश करता हूं, इसीलिए आप ध्यानपूर्वक वीडियो और पूरा वीडियो देखा करो। और आप जब भी कोई चीज मतलब कि आप जब क्लास ले रहे हो तब एक कॉपी और पेन रखा करो ताकि जो मैं फैक्ट बताऊं तो आप तुरंत उसको लिख लो। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 72। प्रश्न क्रमांक 72 हमसे कह रहा है कि रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? यानी एक परियोजना है जिसका नाम है रणजीत सागर परियोजना। बहुत अच्छी परियोजना है और ये जो परियोजनाएं होती हैं जो नदियों के ऊपर जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं और आपको क्या आती हैं कि परीक्षाओं में इनसे प्रश्न आते हैं कि कौन सी परियोजना किस नदी पर किस राज्य में स्थित है और कहाँ, और उस परियोजना पर कितने बिजली का उत्पादन होता है।
ठीक है, उत्पादन क्षमता उसकी कितनी है, ये आपके प्रश्न बनते हैं। तो हमसे प्रश्न ये पूछा गया है साथियों कि रणजीत सागर बांध घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो जल्दी से कमेंट में आप लोगों का इंतजार कर रहा हूं कि आप तुरंत इसका जवाब दीजिए। एक और चीज, मुझे बार बार बोलना नहीं पड़े, ठीक है, मैं जब बोलूं तभी आप कमेंट दो, ये जरूरी नहीं है। हर एक क्वेश्चन में कमेंट्स में आप उत्तर देने की कोशिश किया करो। ऐसा नहीं हो कि जब मैं बोल रहा हूं तभी आप कमेंट में आप उत्तर दे रहे हो, ऐसा नहीं है। आप उत्तर देने का प्रयास हर एक प्रश्न में किया करो, चाहे मैं बोलूं चाहे न बोलूं। तो अब आप मुझे बताइएगा कि यह जो नदी घाटी परियोजना है, यह नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है रावी नदी, सतलुज नदी, झेलम नदी या सिंधु नदी। ठीक है, यह कौन सी नदी पर स्थित है। तो अगर आप लोगों ने यह बोला है कि सर ये सिंधु नदी पर स्थित है तो गलत हो जाएगा। अगर बोलोगे झेलम नदी तो झेलम नदी पर भी नहीं है। फिर बोलोगे आप सतलुज नदी तो सतलुज नदी पर भी नहीं है। किंतु अगर आप बोलोगे कि नहीं सर रावी नदी है तो बिल्कुल मैं आपके साथ हूं, यानी 72 का राइट आंसर हो गया रावी नदी। यानी साथियों रणजीत सागर बांध जो है यह रावी नदी पर स्थित है। अब जरा रणजीत सागर बांध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आप लोग सुनो, ठीक है, और सुनकर उनको लिखो और याद करो। तो पहली चीज कि रणजीत सागर जो बांध है, ठीक है, इस रणजीत सागर बांध को आपके कहा जाता है थियम बांध। क्या कहा जाता है? थियम डैम के नाम से भी जाना जाता है। किसे? रणजीत सागर बांध को थियम डैम के नाम से भी जाना जाता है। आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि थियम डैम किस बांध को कहा जाता है, तो रणजीत सागर को कहा जाता है। इसके पश्चात साथियों कि यह जो बांध है, यह बांध आपके पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा के निकट स्थित है। पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा के निकट आपका यह बांध स्थित है। पंजाब सरकार इसके ऊपर कार्य करना आरंभ करा था पंजाब सरकार ने, और 1981 को यह परियोजना कार्य करना शुरू कर दी थी। ठीक है, मतलब कि 1981 को इस परियोजना पर कार्य आरंभ हुआ था और आपके यह पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुई थी वर्ष 2001 में। ठीक है, अब 2001 में यह बनने के बाद इसके ऊपर जो बिजली बनती है, यानी बिजली का उत्पादन होता है, इसके उत्पादन क्षमता है दोस्तों 600 मेगावाट। कितनी है? 600 मेगावाट। तो याद रखिएगा रणजीत सागर बांध आपके रावी नदी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर और पंजाब के मध्य, जिसमें आपके पंजाब इसमें आपका जो क्षेत्र है इसमें कम है, जबकि इस बांध का जो अधिकांश क्षेत्र वह जम्मू कश्मीर में है, जिसमें 60% जम्मू कश्मीर में स्थित है। परियोजना 1981 को शुरू हुई थी, 2001 में कंप्लीट हुई थी और इसकी जो बिजली उत्पादन जो क्षमता है वो 600 मेगावाट की है। ठीक मेरे मित्रों, तो प्रश्न क्रमांक 72 का सही उत्तर हो जाएगा रावी। अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 73। प्रश्न क्रमांक 73 ये कहता है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा बबली प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, बबली प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम है, हंसने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है, नाम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बबली प्रोजेक्ट बिल्कुल है। तो अब बबली प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है भीमा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी या पेनगंगा नदी। अब इनमें से वो कौन सी नदी है जिस नदी पर महाराष्ट्र सरकार एक बांध बनाने वाली है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाली है, मतलब प्रोजेक्ट तो शुरू हो चुका है, ठीक है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से इतना हाईलाइट नहीं हुआ है, और उस प्रोजेक्ट का नाम है बबली प्रोजेक्ट। भीमा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी या पेनगंगा नदी। तो मेरे मित्रों इसका जो उत्तर है वह है गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी इसका सही उत्तर है। ठीक, अब चलें अगले प्रश्न पर। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 74। वातन क्षेत्र पृथ्वी के
स्थल मंडल में कहाँ स्थित है? वातन क्षेत्र। वातन क्षेत्र का मतलब जहाँ पर जल क्षेत्र, वातन क्षेत्र को हम क्या कह सकते हैं? जल क्षेत्र। पृथ्वी का जल क्षेत्र स्थल मंडल में कहाँ स्थित है? स्थल मंडल की कह रहा है, यानी पृथ्वी की सतह की कह रहा है, पृथ्वी की सतह के अंदर की बात कर रहा है, या वायुमंडल की बात नहीं कर रहा है। सबसे पहली चीज आप वातन क्षेत्र को कंफर्म करिएगा। वातन क्षेत्र का मतलब होता है कि जहां पर पानी मौजूद होता है विभिन्न रूप में, चाहे वह जल के रूप में हो, चाहे वह नमी के रूप में हो यानी गैस के रूप में हो, चाहे वह ठोस यानी बर्फ के रूप में हो, बस जहां पर पानी मौजूद होता है उसे कहते हैं वातन क्षेत्र। ठीक है, अब हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि वातन क्षेत्र आप हमें बताइए, पर वह वातन क्षेत्र होना चाहिए स्थल मंडल पर, वायुमंडल में नहीं होना चाहिए। स्थल मंडल यानी पृथ्वी की सतह और पृथ्वी के अंदर, उसे स्थल मंडल हम कह रहे हैं, उस पर होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यह कहां स्थित है। ऑप्शन है पृथ्वी की सतह पर। ठीक है, क्या पानी पृथ्वी की सतह पर स्थित है? बी, पृथ्वी की सतह के नीचे व वाटर लेवल के ऊपर। सी है पृथ्वी की सतह के नीचे और वाटर लेवल के समानांतर। डी है पृथ्वी सतह के नीचे और वाटर लेवल के नीचे। वातन क्षेत्र का मतलब जहां पर पानी का एक क्षेत्र बना हुआ है, जहां पर पानी मौजूद है। तो अगर हम इस वातन क्षेत्र को देखें, वो भी स्थल मंडल के रूप में देखें, तो पृथ्वी की सतह के ऊपर तो आपका जल है, किंतु सिर्फ पृथ्वी की सतह के ऊपर ही आपका जल नहीं है, और स्थल मंडल में सिर्फ आपके पृथ्वी का सतह ही नहीं आती, पृथ्वी के अंदर की सतह को भी हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल के अंतर्गत रखते हैं। तो ए वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर उसके पश्चात अगर हमसे कहा कि पृथ्वी सतह के नीचे और वाटर लेवल के नीचे, तो वाटर लेवल के नीचे अगर हम चले जाएंगे तो वहां तो पानी थोड़ी मिलेगा क्या? ठीक है, तो वो तो हो नहीं सकता। फिर बोला जा रहा है पृथ्वी सतह के नीचे और वाटर लेवल के समानांतर। समानांतर भी इस क्षेत्र को नहीं कहा जाता है, जबकि इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी की सतह के नीचे, जहां पर पृथ्वी की सतह भी आ गई, और वाटर लेवल के ऊपर जहां पर वाटर लेवल भी आ गया। इस पूरे क्षेत्र को कहा जाता है आपका वातन क्षेत्र। क्या कहा जाता साथियों? वातन क्षेत्र। तो प्रश्न क्रमांक 74 का सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। ऐसे कुछ विचित्र प्रश्न आते हैं परीक्षा में, ठीक है, और ऐसे प्रश्नों को सोल्व बहुत ही कम रेयर केस में स्टूडेंट कर पाते हैं, और वही कर पाते हैं जिनका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो अब आप लोग ध्यानपूर्वक देख रहे हो ना, तो आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब चलेंगे हम अगले प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक 75। बहुत अच्छा प्रश्न है। मतभंगा नदी किन दो देशों के बीच सीमा बनाती? बहुत छोटी सी नदी है साथियों, ठीक है, इसलिए शायद आप लोगों ने इनका नाम नहीं सुना होगा। मतभंगा नदी किन दो देशों के बीच सीमा बनाती हैं? तो ऑप्शन है भारत और नेपाल, भारत और बांग्लादेश, भारत और म्यांमार, या भारत और श्रीलंका। तो मतगंगा जो नदी है, यह नदी आपके भारत और नेपाल की सीमा नहीं बनाती हैं, भारत और म्यांमार की सीमा भी नहीं बनाती हैं, भारत और श्रीलंका की भी नहीं, और भारत और बांग्लादेश की सीमा ज़रूर यह बनाती हैं। ठीक है, जो नदी है मतगंगा नदी, यह नदी आपके इंडिया, ठीक है, और बांग्लादेश, इन दोनों के बीच की सीमा बनाती हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 75 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 76। मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित हैं? ठीक है मेरे साथियों, गर्म जल के स्रोत आप लोगों ने अनेक बार सुने होंगे, या फिर अगर आप लोगों ने हिमालय की यात्रा की है तो उस हिमालय की यात्रा पर आपने सुना होगा या देखा होगा या महसूस किया होगा कि अनेक गर्म जल के स्रोत होते हैं, यानी जल पृथ्वी पर जल मौजूद होता है और वह जल जो है वो आंतरिक रूप से गर्म रहता है। तो मेरे साथियों मैं बताता हूं कि जो तापीय जो ऊष्मा होती हैं, यानी जो आपके भूगर्भ की जो ऊष्मा है, पृथ्वी का जो भूगर्भ है उसकी जो तापीय ऊष्मा है, उस ऊष्मा की वजह से आपका जल गर्म होता है। तो ऐसे स्रोतों को कहा जाता है गर्म जल के स्रोत। उसी में से एक गर्म जल का स्रोत है जिसका नाम है मणिकर्ण। क्या नाम है? मणिकर्ण जल स्रोत। अब यह स्थित है आपके
भारत में और भारत के अलग अलग राज्य आपके सामने हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अधिकांश रूप में आपके जो जल स्रोत होते हैं वो हिमालय पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हिमालय पर पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं कि मणिकर्ण गर्म जल स्रोत भी हिमालय पर होगा। तो अब हमें देखना है कि हिमालय राज्य में भी वह कौन सा राज्य जहां पर यह जल स्रोत हैं। तो ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ए वाला उत्तराखंड कहता है, बी वाला हिमाचल प्रदेश और सी वाला जम्मू कश्मीर और डी वाला गुजरात। अब गुजरात तो आपके हिमालय में आता नहीं है, तो गुजरात तो पहले से ही एलिमिनेट हो गया, यानी पहले से ही वो आउट हो गया। अब बच्चे हमारे सामने तीन ऑप्शन, अब तीनों आपके हिमालयी राज्य हैं। अब इन तीनों में से कहां पर आपका मणिकर्ण गर्म जल स्रोत स्थित है, तो वह देखते हैं। सर्वप्रथम बात करें हम जम्मू कश्मीर की, तो मेरे साथियों जम्मू कश्मीर में मणिकर्ण गर्म जल स्रोत नहीं है। उसके पश्चात अगर हिमाचल प्रदेश पर हम चलें तो हिमाचल प्रदेश में भी आपका मणिकर्ण जल स्रोत आपका स्थित हैं। अब आप बोलोगे कि सर हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल साथियों हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। उत्तराखंड का अगर चुनाव आप लोगों ने किया है तो उत्तराखंड गलत है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का एक जिला है साथियों, उस जिले का नाम है कुल्लू जिला। कौन सा है? कुल्लू जिला। कुल्लू कांगड़ा की घाटी आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो कुल्लू जिला स्थित है और कुल्लू जिला में भी आपकी एक नदी स्थित, नाम है पार्वती नदी। क्या नाम है? पार्वती नदी के किनारे ही आपका ये गर्म जल स्रोत स्थित है जिसका नाम है मणिकर्ण गर्म जल स्रोत। ऐसा माना जाता है दोस्तों, स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो मणिकर्ण गर्म जल स्रोत जो है ना, यह मणिकर्ण गर्म जल स्रोत चर्म रोग को ठीक कर देता है। ये स्थानीय लोगों का मानना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कर ही देता था, वहां पर पहुंच गए। ठीक है, आस्था है दोस्तों, आस्था और विश्वास पर ही दुनिया टिकी हुई है और भारत में आस्था और विश्वास रखना यह व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, जहां पर धर्म की स्वतंत्रता आ जाती है और धर्म एक आस्था और विश्वास ही है। तो यहाँ पर हर व्यक्ति अपने अनुसार आस्था और विश्वास रख सकता है। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि मणिकर्ण जो गर्म जल स्रोत है यह चर्म रोग को ठीक कर देता है। और इसका एड्रेस अगर मैं आपको दूं तो हिमाचल प्रदेश जाओ, कुल्लू जिला जाओ, जहां पर आपको मिलेगी पार्वती नदी। पार्वती नदी के किनारे ही आपको मिल जाएगी मणिकर्ण गर्म जल स्रोत। ठीक है, अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 77। प्रश्न क्रमांक 77 ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस पर्वत को कहते हैं साथियों? पर्वत का एक नाम बताया गया है और नाम ये है कि 5 डेजर्ट्स ऑफ ग्रेट शो। ठीक है, कहा जा रहा है कि 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो किस पर्वत को कहा जाता है? तो ऑप्शन है लहोत्से, फिर ऑप्शन दूसरा है गॉडविन ऑस्टिन, फिर है कंचनजंगा और डी वाला ऑप्शन है धौलागिरा। अब इनमें से वह कौन सा पर्वत है जिसे कहा जाता है 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो? तो साथियों अगर इसका उत्तर हम ढूंढे तो इसका उत्तर है कंचनजंगा। याद रखिएगा, कंचनजंगा आपके नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है और भारत के सिक्किम राज्य में कंचनजंगा स्थित है। ठीक है, अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 78 बहुत अच्छा प्रश्न है। अब प्रश्न क्रमांक 78, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? तुंगभद्रा परियोजना किन 2 राज्यों के मध्य स्थित है? तो पहली चीज तो यह है कि तुंगभद्रा जो बहुउद्देशीय परियोजना है यह तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। अब हमसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि वह कौन से 2 राज्य जिसके बीच स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, कर्नाटक महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा। देखो पहली चीज तो ये है कि तुंगभद्रा जो परियोजना है ये भारत के दक्षिण भारत में स्थित है। अब दक्षिण भारत के उन राज्यों का चुनाव करना है जहां पर यह परियोजना स्थित है। आपको क्या लगता है, आपके अनुसार इसका उत्तर क्या हो सकता है कि क्या यह कर्नाटक और गोवा के बीच स्थित है, या फिर ये तुंगभद्रा जो परियोजना है ये बहुत बड़ी परियोजना है इसलिए ये कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश इन तीनों के बीच स्थित है, या फिर आपको लगता है कि नहीं सर ये कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच होनी चाहिए, या फिर आपको लगता है नहीं सर ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच होनी चाहिए? तो मेरे साथियों आप सभी लोग इसका उत्तर कमेंट्स में दीजिए। इतने में मैं आप लोगों को ये बता दूं कि तुंगभद्रा परियोजना की शुरुआत 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में। अब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, ठीक है,
और इस प्रोजेक्ट की हम उत्पादन क्षमता देखें, यानी विद्युत उत्पादन क्षमता देखें, तो 127 मेगावाट है। ये तो हो गया इससे महत्वपूर्ण तथ्य। अब जरा हम देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा, ये किन दो राज्यों के मध्य स्थित है। तो याद रखिएगा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मध्य तुंगभद्रा परियोजना स्थित है। ठीक साथियों, अब चलें अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 79, सतमाला पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? सतमाला पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। ठीक है, आपको क्या लगता है कि इसका उत्तर क्या होगा? सतमाला पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या राजस्थान में? कहाँ हो सकती है? कमेंट्स में बताइए, जल्दी बताओ, तुरंत, समय नहीं है अपने पास, तुरंत बताइए। और जिन्होंने उत्तर दे दिया है, कमेंट्स में उत्तर दे दिया, वो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जिन लोगों ने शिक्षा ओशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम बात करते हैं सतमाला पहाड़ी की। तो साथियों, सतमाला पहाड़ी जो है यह स्थित है आपके महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक जिला है जिसका नाम है नासिक जिला। ठीक है, नासिक जिला में सतमाला पहाड़ियां स्थित हैं। और यह जो सतमाला पहाड़ियां हैं यह आपके जो पश्चिमी घाट हैं, पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है। और जिसे पश्चिमी घाट को हम कहते हैं सह्याद्री। आपको पता ही है दोस्तों कि पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है सह्याद्री। ठीक, तो जो सह्याद्री है उस सह्याद्री का ही हिस्सा आपका सतमाला पहाड़ियां हैं जो कि महाराष्ट्र के नासिक में स्थित हैं। तो प्रश्न क्रमांक 79 का उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। अब चलते हैं आज के सेशन के अंतिम प्रश्न की ओर। आज के वीडियो का यह, आज के क्लास का यह लास्ट प्रश्न है। और आखिरी प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि भारत का 60% नमक किस राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? यानी भारत में वो कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है? यह क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा जा रहा है, यानी इस मेगा सीरीज में यह क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आई थिंक फर्स्ट क्लास में ही यह क्वेश्चन था। तो आप मुझे तुरंत कमेंट में बताइएगा कि भारत में सबसे अधिक नमक का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, जो कि आप भारत का 60% नमक का उत्पादन करता है। राजस्थान, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र। और एक और चीज साथियों, ये चारों एक ऐसे राज्य हैं जो चारों आपके नमक का उत्पादन करते हैं। ठीक है, अब इनमें से वो कौन सा राज्य जो सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन करता है? तो अगर हम इसका उत्तर ढूंढने जाएं तो इसका उत्तर होगा गुजरात। याद रखिएगा, भारत का 60% नमक का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ गुजरात करता है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 80 का सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। ठीक है साथियों, तो चले इस प्रकार से आप सभी लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से 20 भारत के भूगोल की मेगा सीरीज के 20 और क्वेश्चनों को पढ़ लिया है। तो साथियों, अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करो और ज़रूर शेयर करो। साथियों, हम बहुत जल्द इकोनॉमी की क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं और आप सभी लोग हमें हमारी पोस्ट पर वोट कीजिएगा कि किस समय आपको क्लास चाहिए। ठीक है, अधिक वोटिंग प्राप्त होने पर जिसका मत ज़्यादा होगा उसी के आधार पर हम क्लास का समय रखेंगे। मेरे साथियों, शाम को 6 बजे भारत के संविधान की क्लास भी चल रही है, तो वो क्लास भी आप ज़रूर लीजिएगा। जिन साथियों ने अभी तक भी शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है वे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि शिक्षा ओशन की अभी ये शुरुआत है। शिक्षा ओशन आप सभी के लिए अभी तो बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च करेगा जिसके ऊपर काम हम अभी कर रहे हैं। कहीं तो बहुत सारे प्लान तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, बस उनको एग्जीक्यूट करना है। और वो एग्जीक्यूट तब होंगे जब आप हमारा सहयोग करोगे, यानी अधिकांश मात्रा में स्टूडेंट यहाँ पर होंगे तो हम आपके लिए एक के बाद एक प्लान लॉन्च करते रहेंगे जिसके तहत अपनी तैयारी को आप पुख्ता कर सकते हैं। इसलिए आप ज़रूर शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस करो। साथियों, आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मेरे मित्रों, आज के लिए इतना ही। मुलाकात करते हैं हम शाम को 6 बजे भारत के संविधान की क्लास में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।